हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी सेकंड ईयर। आज हम सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वो है सारणीय। स्टूडेंट्स, जब हमने सामाजिक अनुसंधान या फिर सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है या चरणों का उल्लेख किया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि सारणीय यानी एक बहुत ही सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण जो है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? सारणीय होता है। तो इस सारणीय को सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के रूप में माना जाता है। सामाजिक शोध में स्टूडेंट्स केवल विषय या समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन ही नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया विषय लेंगे, पहले हमारी विषय या समस्या होती है, समस्या से संबंधित क्या किया जाता है? तथ्यों का संकलन किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हमने पढ़ा है, उसमें तथ्य संकलन भी एक चरण था, प्रक्रिया थी, और सारणीय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था। तो सारणीय में क्या होगा या अनुसंधान में शोध विधि में क्या होगा कि केवल तथ्यों का संकलन ही नहीं किया जाएगा विषय या समस्या से संबंधित, बल्कि विषय या समस्या से संबंधित जो तथ्य संकलन होंगे उनको एक तालिका के रूप में भी प्रकट किया जाता है। किस रूप में प्रकट किया जाता है स्टूडेंट्स? एक तालिका के रूप में प्रकट किया जाता है, और ये तालिका ही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? सारणीय कहलाती है। यानी जो भी तथ्य संकलित किए जा चुके हैं, वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, समान विशेषताओं के आधार पर वर्गों में विभाजन क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण के पश्चात सारणीय भी एक महत्वपूर्ण चरण आता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न संकलित किए गए तथ्यों को तालिका के रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? सारणीय कहलाता है। अर्थात सारणीय क्या हो गई? सारणीय वह विधि है जिसमें संकलित तथ्यों को व्यवस्थित, बोधगम्य एवं संक्षिप्त बनाया जाता है। यानी जो भी तथ्य संकलित किए जा चुके हैं उनको व्यवस्थित करना है, बोधगम्य बनाना है, और बोधगम्य यानी जिससे कोई व्यक्ति यदि पढ़ रहा है, देख रहा है उन तथ्यों को, तो आसानी से उस तथ्यों को समझ सके, तो क्या कहलाता है? बोधगम्य। व्यवस्थित, बोधगम्य एवं संक्षिप्त बनाना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? तथ्यों को व्यवस्थित, बोधगम्य एवं संक्षिप्त बनाना सारणीय के अंतर्गत आता है। सारणीय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात जो पाई जाती है स्टूडेंट्स, वो आती है इसके अंतर्गत गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के जो तथ्य होते हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के जो तथ्य होते हैं, उनको संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। किस रूप में प्रकट किया जाता है? संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। और जो इधर उधर बिखरे हुए आंकड़े रहते हैं, इधर उधर बिखरे हुए तथ्य रहते हैं, उन तथ्यों को एकत्रित करके संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? सारणीय के अंतर्गत आता है। या फिर डॉक्टर एलेंस, कौन? डॉक्टर एलेंस, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा है? तथ्यों को स्तंभों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना, तथ्यों को स्तंभों में
व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है? सारणियन कहलाता है। ऐसे यदि तथ्य हैं जो एकत्रित किए जा चुके उन्हें स्तंभों में व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है? सारणियन कहलाता है। तो इस तरह से सारणियन क्या करता है? तथ्यों को क्या करता है स्टूडेंट्स? बोधगम्य बनाता है। यदि हम इसके उद्देश्य को देखें तो तथ्य को बोधगम्य बनाने का कार्य कौन करता है? सारणियन करता है। तथ्यों के स्पष्टीकरण का कार्य कौन करता है? सारणियन करता है। क्यों? क्योंकि यदि हम तथ्यों को स्तंभों के रूप में लिख देंगे तो वो बोधगम्य के साथ साथ हमें स्पष्ट रूप से देखने से नजर भी आ जाती है। तुलना में सुविधा देख लिया, सारणियों के रूप में विभिन्न तथ्यों को लिख दिया गया है और देखकर आप आसानी से तुलना कर सकते हैं, तो वह भी सारणियन के अंतर्गत ही आता है। संक्षिप्तीकरण मैंने आपको बताया कि तथ्यों को संकलित करके उनका संक्षिप्तीकरण करना जो है किसके अंतर्गत आता है? सारणियन के अंतर्गत आता है। तो सारणियन जो है अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति जो है स्टूडेंट्स वो मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत सारणियन की यानी सारणियन विधि जो है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत या फिर अनुसंधान के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके अनेक लाभ हैं। इन लाभों एवं गुणों की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? एक तो सारणियन करने से देखो समय एवं स्थान दोनों की बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय एवं स्थान की बचत होती है। देखकर सारणियों को देखकर हमें पता लग जाता है और स्थान जिस चीज को हम विस्तृत रूप में लिख रहे हैं उनको सारणी को स्तंभों के रूप में प्रकट कर रहे हैं तो हम आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं। समय स्थानों की बचत होती है, सूचनाओं का स्पष्ट चित्रण होता है। उन्हें देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत तथ्य जो है वो कौन से दिए हुए हैं। तथ्यों का व्यवस्थित क्रम देख लीजिए तो भी हमें किसके अंतर्गत दिखाई देता है स्टूडेंट्स को? सारणियन के व्यवस्थित रूप में बिल्कुल क्रम से तथ्य जो है लिखे रहते हैं। तथ्यों को सारणी के रूप में देखकर हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद रखने की सुविधा भी रहती है सारणियन के द्वारा, क्योंकि यदि उन्हें संक्षिप्त रूप में स्तंभों के रूप में प्रकट किया जा चुका है तो हम याद भी आसानी से रख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, साथ ही साथ तथ्यों की सरलता से विवेचना भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सरलता से विवेचना भी कर सकते हैं। तो इस रूप में सारणियन जो है अनुसंधान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इन लाभों के साथ साथ देखिए इनकी बहुत सारी सीमाएं या दोष भी होते हैं। सीमाएं या दोष इस रूप में होते हैं कि केवल संख्यात्मक सूचनाएं प्रकट कर सकते हो आप इससे। कौन सी सूचनाएं? केवल संख्यात्मक सूचनाएं जिन्हें संख्या के रूप में लिखा जा सके वह सूचनाएं सारणियन के अंतर्गत प्रकट की जा सकती है। सारणी बनाने के लिए एक प्रशिक्षित या फिर विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि सारणियों का निर्माण इतनी आसानी से और सरलता से नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक बहुत ही प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता जो होगा या विशेष ज्ञान रखने वाला अनुसंधानकर्ता जो होगा वही सारणियों का निर्माण कर सकता है। सारणियां कभी कभी और रुचिकर भी हमें नजर आती है, क्योंकि पढ़कर यदि हमें कंफ्यूज कर
उसे जब आसानी से समझ नहीं पाते हैं तो वह हमें अरुचिकर एवं नीरस नजर आती है। साथ ही साथ यदि सारणियों में कुछ जैसे पॉइंट्स में संख्याएं आती 12.4, 13.3 इस टाइप से यदि कुछ संख्याएं आती है तो इनमें क्या है, परिशुद्धता नहीं पाई जाती है। यानी जिस शुद्धता या पक्षपात रहित सारणी की हम आशा करते हैं वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए सारणी के अंतर्गत पूर्ण परिशुद्धता जो है असंभव होती है। यदि हमें एक सारणी का निर्माण करना है या हम किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो सारणी का निर्माण करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सारणी कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आकर्षक। उसका आकार समुचित होना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक जो सारणी को यहाँ कॉलम ऐसा बन रहा है और दूसरा ऐसा, तो इस तरह से बनाई हुई सारणी जो है आकर्षक नहीं होती है, लेकिन उसका आकार जो है समुचित आकार के रूप में लगता है। देखकर हाथ करना चाहिए कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। स्पष्टता हो, क्या हो, स्पष्टता हो, या फिर किसी सारणी को समझने की सुगमता हो। सुगमता यानी आसानी हो, यानी सारणी ऐसी बनाई जाए, यानी तथ्यों का जो सारणी के रूप में प्रकटीकरण है वो इस रूप में किया जाए कि देखने वाला जो व्यक्ति है या अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो उसे आसानी से समझ पाए। तो इस प्रकार से सारणी जो है निर्मित करते समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर लक्षण कह लीजिए कि एक सारणी में इस प्रकार के लक्षण होने चाहिए। अब देखते हैं कि सारणी का जो ढांचा है वो किस प्रकार का होना चाहिए। ढांचा मैंने आपको अभी भी बताया कि कॉलम और स्तंभ जो भी बने होते हैं एक समान आकार में बने होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक कॉलम या स्तंभ जो है इस प्रकार से बना हुआ है और एक जो है इस तरह से बना हुआ है, यानी आप कैसे बनाएंगे, किस रूप में बनाएंगे स्टूडेंट्स। सारणी जो है इस तरीके से खूबसूरत सी और उनकी कॉलमों और स्तंभों का ध्यान रखते हुए अच्छे से निर्मित की जानी चाहिए। वही सारणी जो है अच्छी लगती है, समुचित आकार की लगती है और हर व्यक्ति को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो वो क्या होता है, इसका जो ढांचा है वो ढांचा सही तरीके से बना होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें सारणी का जो शीर्षक है, जैसे आप जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं तो जनसंख्या में आप पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर कोई उप शीर्षक आता है तो उप शीर्षक जो है वो भी सही रूप में सही तरीके से लिखा होना चाहिए। रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया, समान आकार के कॉलम बने होने चाहिए ताकि देखने में और समझने में बहुत ही सुविधापूर्ण लगे, उनकी आसानी से तुलना की जा सके और जो योग अंत में किया जाता है वो योग भी आसानी से किए जा सके। यदि सारणी के अंतर्गत कुछ संकेताक्षर या फिर कुछ फुटनोट्स जो दिए जाते हैं नीचे, फुटनोट्स, उनकी यदि आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुसार किसी सारणी का निर्माण करते समय उसके ढांचे में शीर्षक, उपशीर्षक, तुलना की सुविधा, रेखाओं इत्यादि के बारे में ध्यान रखते हुए संकेताक्षर और फुटनोट्स का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि उससे संबंधित कुछ टिप्पणियां देनी है सारणी से
चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी जो सारणी निर्मित की जाती है बहुत ही बोधगम्य और सुविधापूर्ण समझने लायक होनी चाहिए। अब हम स्टूडेंट्स सारणियों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हैं कि वर्तमान में जो मैंने आपको बताया था संख्याओं के रूप में अध्ययन किए जाते, यानी किसी तथ्यों को, किन्हीं तथ्यों को यदि संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? सारणियां कहलाता है। तो सारणियां जो होती है वो किस किस प्रकार की होती है, या ऐसे कौन से प्रकार हैं सारणियों के जिनका उपयोग हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं? तो सबसे पहले स्टूडेंट सारणियां जो आती है वो आती है उद्देश्य के आधार पर। इस आधार पर उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर सारणियां जो होती है स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम सम्मिलित करते हैं सामान्य सारणी। किसको सम्मिलित करते हैं? सामान्य सारणी। कौन सी सारणियां? सामान्य सारणी। इस प्रकार की जो सारणी है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? जो विविध प्रकार की सूचनाएं हैं उनको दर्शाया जाता है। अनेक प्रकार की सूचनाएं जो है यदि उनको एक ही साथ, अनेक आवश्यक सूचनाओं को एक साथ प्रकट किया जाता है, विविध सूचनाएं एक साथ प्रकट कर दी जाती है, तो वो कौन सी सारणी के अंतर्गत आती है? सामान्य सारणी के अंतर्गत आती है। और इस सारणी को मूल सारणी, मूल, संदर्भ या फिर प्राथमिक सारणी के नाम से भी जानते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर जो पहली सारणी होगी स्टूडेंट्स वो कौन सी है? सामान्य सारणी है, जिसके अंतर्गत विविध या एक से अधिक सूचनाओं को एक साथ प्रकट किया जाता है। उन्हें कौन सी सारणी कहते हैं? सामान्य सारणी के नाम से जाना जाता है। और इसे मूल, संदर्भ या फिर प्राथमिक सारणी भी कहा जाता है। दूसरी उद्देश्य के आधार पर जो सारणी आती है स्टूडेंट्स वो आती है विशिष्ट सारणी। नाम से पता चलता है स्टूडेंट्स विशिष्ट, जिसके अंतर्गत विविध सूचनाओं को एक साथ प्रकट ना करके किसी विशिष्ट सूचना को प्रकट किया जाता है, तो उसे कौन सी सारणी के नाम से जाना जाता है? विशिष्ट सारणी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे सारांश सारणी या फिर विशेष सारणी के नाम से भी जाना जाता है। विशेष या विशिष्ट सारणी के नाम से भी जाना जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर कितनी सारणियां हो गई? सारणियों में कितने प्रकार हो गए? 2, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य जिसके अंतर्गत विविध सूचनाओं को एक साथ प्रकट किया जाता है। विशिष्ट सारणी जिसके अंतर्गत सिर्फ एक किसी विशिष्ट सूचना को ही प्रकट किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट सारणी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आता है प्रकृति के आधार पर स्टूडेंट्स, प्रकृति के आधार, प्रकृति के आधार पर जो है सबसे पहली जो आती है वो आती है सरल सारणी। कौन सी आती है स्टूडेंट्स? सरल सारणी। प्रकृति के आधार पर सबसे पहले आती है सरल सारणी। इस सरल सारणी में केवल एक गुण को प्रकट किया जाता है। ऐसी सारणी जिसके अंतर्गत केवल एक प्रकार के तथ्यों या फिर एक प्रकार के गुणों को दर्शाया जाता है, उसे सरल सारणी या फिर एक गुणीय सारणी के नाम से जाना जाता है। इस नाम से सरल सारणी या फिर एक गुणीय सारणी के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार
प्रकार की हो सकती है? देखिए, जैसे 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या, ठीक है, 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या, राज्य और ये जनसंख्या, एक गुण का प्रकटीकरण हो रहा है स्टूडेंट्स। तो कौन सी सारणी हो गई? एक गुणीय सारणी हो गई या फिर सरल सारणी हो गई। तो प्रकृति के आधार पर पहला प्रकार है सरल सारणी, और दूसरा जो आता है प्रकृति के आधार पर वो आता है जटिल सारणी। कौन सी सारणी स्टूडेंट्स? जटिल सारणी। इसमें क्या होता है? एक साथ विविध सूचनाओं को दर्शाया जाता है। जैसे सामान्य सारणी में विविध सूचनाएं दर्शाई गई थी, उसी प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स? जटिल सारणी में भी एक से अधिक सूचनाओं को एक साथ प्रकट किया जाता है, तो उसे जटिल सारणी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अनेक खाने, पंक्तियां एवं उपशीर्षक जो होते हैं वो दिए हुए होते हैं, इसीलिए कौन सी सारणी होती है? जटिल सारणी होती है। तो जटिल सारणी के भी स्टूडेंट्स प्रकार हैं, एक गुण वाली, एक गुणीय सारणी हो गई, जटिल सारणी में द्विगुणीय सारणी, जिसके अंतर्गत क्या होगा? दो गुणों को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? दो गुणों को दर्शाया जाता है। तो वो कौन सी सारणी हो गई स्टूडेंट्स? द्विगुणीय सारणी हो गई। यानी 2001 के अनुसार की जनसंख्या है, इसके अनुसार है 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो राज्य है और ये जनसंख्या है, ठीक है। और जनसंख्या में भी क्या है? पुरुष है, स्त्रियां हैं और फिर यहाँ क्या है? योग। तो इस रूप में यदि दो गुणों को दर्शाया जा रहा है स्टूडेंट्स, तो जटिल सारणी का एक प्रकार कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? द्विगुणीय सारणी, जिसके अंतर्गत एक गुण को प्रकट किया जाता है वो एक गुणीय सारणी, जिसके अंतर्गत दो गुणों को प्रकट किया जाता है तो द्विगुणीय सारणी। या फिर इसी तरह से ले लीजिए, जिसके अंतर्गत तीन गुणों को प्रकट किया जाता है वो कौन सी सारणी हो गई? त्रिगुणीय सारणी के नाम से जानी जाती है। अब ये स्त्री और पुरुष है ना, इन स्त्रियों एवं पुरुषों का भी डिवाइडेशन कर दीजिए। जैसे ये भी क्या हो गए? शिक्षित और अशिक्षित हो जाए। इस रूप में शिक्षित, अशिक्षित एवं योग। इसी तरह से शिक्षित, अशिक्षित एवं योग। तो इस तरह से जो तीन गुणों को प्रदर्शित करने वाली सारणी है उसे कौन सी सारणी कहेंगे? त्रिगुणीय सारणी कहेंगे। और यदि तीन गुणों से भी बहुत अधिक यानी बहुगुणीय सारणी वह होगी स्टूडेंट्स जिसके अंतर्गत एक से अधिक गुणों को प्रकट किया जाता है, तो उसे कौन सी सारणी के नाम से जाने जाएंगे? बहुगुणीय सारणी के नाम से जाना जाएगा। जैसे महाविद्यालय है विभिन्न, जयपुर, जोधपुर, कहीं भी ले लीजिए आप, और फिर छात्र ले लीजिए, छात्राएं ले लीजिए, और फिर आगे युवक ले लीजिए। इन छात्र छात्राओं में भी ग्रामीण, नगरीय ले लीजिए आप, इसमें भी ग्रामीण, नगरीय।
बहुकोणीय सारणी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से उद्देश्य और प्रकृति के आधार पर जो सारणी के विभिन्न प्रकार हैं, उनकी आधार पर वर्तमान में अध्ययन से संबंधित या अनुसंधान से संबंधित जो भी तथ्य संकलित किए जाते हैं, जिन्हें कि हम संख्यात्मक रूप में प्रकट कर सकते हैं,